नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव की खबर से। शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें काफी तेज हैं। कल ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आधे घंटे की एक मुलाकात की थी। उसके बाद से ये कयास लग रहे हैं कि क्या वो बीजेपी का दामन थामेंगे। चाचा शिवपाल यादव अखिलेश यादव की उपेक्षा से काफी दिनों से नाराज चल रहे हैं। शिवपाल यादव मंगलवार को अखिलेश यादव की ओर से एक बैठक बुलाई गई थी सहयोगी दलों की, उसमें भी शामिल नहीं हुए थे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी यूपी की राजनीति में उठापटक जारी है। चुनाव से पहले लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, चाचा भतीजे एक हो गए हैं। शिवपाल यादव अपनी जो पार्टी बना चुके थे, उसके अलावा सपा के नज़दीक आए, गठबंधन हुआ और सपा के चुनाव चिन्ह पर ही जसवंत नगर से चुनाव लड़े और जीते भी। उन्हें इस गठबंधन में सिर्फ एक सीट मिली जो कि जसवंत नगर की थी, जहां से वो खुद लड़े। लेकिन धीरे धीरे सियासी घटनाक्रम बदलने लगा है। कल शाम को शिवपाल यादव यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मिले। लगभग 30 मिनट तक उनकी बैठक चली। इससे पहले शिवपाल दिल्ली गए थे, जहां पर बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव से मिलने के अलावा इनकी मुलाकात भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के कुछ नेताओं से भी हुई है। तो क्या शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी जा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है। हमारे करीबी सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव से चुनाव हारने के बाद 2 बार शिवपाल यादव मिले थे। उनकी आखिरी मुलाकात अखिलेश यादव से 24 तारीख को हुई थी। 25 तारीख को यहाँ शपथ ग्रहण था नई सरकार का, तो 24 तारीख की शिवपाल यादव की मुलाकात अखिलेश यादव से हुई थी, जहाँ पर उन्होंने बताया कि वो पार्टी में सपा में पिछड़ों को और तमाम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव ने कहा है कि देखिए, आपकी पार्टी का मर्जर नहीं हुआ है सपा में, आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, आप अपने पार्टी के जरिए काम कीजिए और सपा उनका समर्थन करेगी। जो बात शिवपाल को रास नहीं आए। और इससे पहले भी 26 तारीख को जब शिवपाल यादव ने अपने पार्टी के विधायकों को बुलाया था तो शिवपाल को नहीं बुलाया। इसकी वजह से शिवपाल नाराज़ भी, उन्होंने बयान भी दिया कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि इस बैठक में उनको बुलाया जाएगा। तो वहाँ पर अखिलेश का तर्क था कि शिवपाल यादव प्रगतिशील समाज पार्टी के हैं, क्योंकि उनकी अलग पार्टी है, भले ही वो सिंबल पर लड़े हों सपा के, लेकिन उनकी अलग पार्टी है। तो गठबंधन के जो साथी हैं उनकी मीटिंग 2 दिन पहले बुलाई गई थी, जिसमें चाचा शिवपाल बुलावे के बावजूद नहीं पहुंचे। उस दिन वो इटावा में भागवत सुन रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। तो शिवपाल ने साफ कर दिया है कि अब शायद वो अखिलेश यादव से मिलने इस समाजवादी पार्टी के कार्यालय या जनेश्वर ट्रस्ट या उनके घर नहीं जाएं। चुनाव से पहले अखिलेश यादव शिवपाल के घर गए थे और दोनों में मान मनोबल हुआ और मुलायम सिंह के बीच में पड़ने के बाद जो परिवार 2017 में बिखर गया था राजनीति में, वो एक हुआ। लेकिन अब क्या फैसला करेंगे शिवपाल, सब पर उनकी नज़रें लगी हुई हैं। सूत्र बताते हैं कि भाजपा में जल्द शिवपाल जा सकते हैं और हो सकता है उनको राज्यसभा की सीट भी दे दी जाए, लेकिन ये इंतज़ार करना पड़ेगा। और शिवपाल के साथ जो तमाम करीबी लोग सपा जिन्होंने छोड़ी थी, वो अब ज़्यादातर लोग भाजपा में हैं। चाहे वो अशोक वाजपेयी हो, वो भाजपा में हैं। शारदा शुक्ला थे, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। शादाब फातिमा थी, वो बसपा में चली गई हैं। तो तमाम जो लोग शिवपाल के नज़दीकी थे, उनको सपा से टिकट मिला नहीं, तो जहां से उन्हें अपनी राजनीतिक पारी खेलनी थी, जहां से उनको टिकट मिल रहा था, उन्होंने वहां पर चले गए, चाहे वो बसपा हो या भाजपा हो। तो फिलहाल काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि अब अखिलेश यादव क्या करते हैं, पर ऐसा लगता नहीं है, जो हम सब जितना समझते हैं यूपी की सियासत को और अखिलेश यादव को इतना समझते हैं कि वो शिवपाल को मनाने जाएंगे। तो ये तय है कि शिवपाल का मान मनोबल नहीं करेगी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव नहीं मनाएंगे। अब गेंद शिवपाल के पाले में है। सहयोगी विनीत कुमार के साथ लखनऊ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा की। अंग्रेजी की परीक्षा 24 जिलों में कल रद्द कर देनी पड़ी। कल दोपहर 2 बजे से अंग्रेजी की परीक्षा थी, लेकिन पेपर लीक होने की आशंका के चलते परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया। पुलिस ने इस मामले में बलिया के जिला स्कूल निरीक्षक ब्रजेश मिश्र समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया है।
इन दिनों राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा में जाना चाहते हैं। ये सवाल बिहार से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में अचानक से बड़ा हो गया, क्योंकि पत्रकारों से एक अनौपचारिक बातचीत में नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं शायद अपने दिल की बात कह दी। उन्होंने इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि अब तक मैं राज्यसभा का सदस्य नहीं बना, ऐसी इच्छा है, लेकिन फिलहाल तो यहाँ की बागडोर मेरे हाथ है, देखिए कब यहां से मुक्ति मिलेगी। नीतीश के इस बयान से सियासी अटकलें काफी तेज हो गई हैं। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर देश भर में सुर्खियां बटोरने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन हो गया है। बैंसला ने जयपुर के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और इस बार भी उन्हें तबीयत बिगड़ने पर जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। किरोड़ी सिंह बैंसला करौली के मुंडिया गांव के रहने वाले थे और शिक्षक के साथ साथ भारतीय सेना में उन्होंने सिपाही से कर्नल तक का सफर तय किया था। जब हमें 5% आरक्षण मिल जाएगा तब उठेंगे, चाहे हमें 6 महीने लगे, चाहे हमें 1 साल लगे। वैसे सब क्या आपको लगता है सरकार क्या कर सकती है? राजस्थान में एक प्राइवेट हॉस्पिटल की डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। उसके खिलाफ हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। इससे डॉक्टरों के बीच शोक और सदमा है। जयपुर, दौसा और दिल्ली तक में प्रदर्शन हुए। वो पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने एक डिलीवरी के बाद हैमरेज से महिला की मौत हो जाने पर केस बनाया था। खुदकुशी करने वाली डॉक्टर ने अपने छोड़े नोट में कहा कि उसने महिला को बचाने की पूरी कोशिश की। ये अपील भी की कि बेगुनाह डॉक्टरों को तंग न किया जाए। 42 साल की डॉक्टर अर्चना शर्मा की खुदकुशी के बाद दिल्ली और राजस्थान के कई शहरों में डॉक्टरों ने प्रदर्शन किए। डॉक्टर शर्मा पर कत्ल का मुकदमा किया गया था। उनकी एक मरीज एक गर्भवती महिला बच्चे को जन्म देने के बाद चल बसी थी। मृत महिला के परिजनों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया था। इससे दौसा में अपने पति के साथ प्राइवेट अस्पताल चला रही ये डॉक्टर बुरी तरह परेशान थी। परिवार ने तब छोड़ा जब पुलिस ने डॉक्टर शर्मा और उनके पति पर कत्ल का केस दर्ज किया। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने खुदकुशी कर ली। एक तकलीफ देह चिट्ठी छोड़ी। उन्होंने लिखा, गर्भवती महिला की मौत उसकी गलती से नहीं हुई। महिला की मौत पोस्टमार्टम हैमरेज से हुई। उसने महिला को बचाने की पूरी कोशिश की थी। उसने लिखा, डॉक्टरों को तंग ना करें। लिखा कि उसकी मौत से उसकी बेगुनाही साबित होगी। उसके पति और उसके 2 छोटे बच्चों को उसकी मौत के बाद तंग ना किया जाए। उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। 302 उन्होंने लगाई कैसे? सारे उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। और दूसरी बात, ऐसा कोई सिस्टम बने विधानसभा में, भले ही कानून पास हो, कि अस्पतालों के आगे मोताना मांगने की जो प्रथा है ये बंद होनी चाहिए। मेरी पत्नी तो चली गई, वो तो अब कभी नहीं आएगी, और कोई और डॉक्टर ना बने। इस घटना से डॉक्टरों में सदमे की लहर है। खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और लिखा, दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या की घटना बेहद दुखद है। हम सभी डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते हैं। हर डॉक्टर मरीज की जान बचाने के लिए अपना पूरा प्रयास करता है, परंतु कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होते ही डॉक्टर पर आरोप लगाना न्यायोचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जांच चल रही है और उचित कार्रवाई होगी। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर के जोजिला दर्रे में भारत की सबसे लंबी सुरंग के निर्माण का काम स्थानीय लोग कर रहे हैं। अब तक बाहर से आए हुए जो एक्सपर्ट्स होते थे, उनकी टीम होती थी, वो इन परियोजनाओं को अंजाम देती रही है। लेकिन इस बार करीब 1000 स्थानीय लोगों की फौज से इतनी बड़ी परियोजना का निर्माण कराया जा रहा है। 13 किलोमीटर सबसे लंबी सुरंग में और क्या कुछ खास है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कश्मीर के बांदीपुरा में बाबा लतीफ जैसे लोग हैं जो जोजिला सुरंग बनाने में सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को भले हैदराबाद की कंपनी मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बना रही है, लेकिन 13 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने में जुटे 1000 में से 900 लोग जम्मू कश्मीर के हैं। ऐसा मेहनत करके, मेहनत से ही जो है हम लोग सीख पाते हैं। और ये मशीन इतनी बड़ी हाइड्रोलिक रिग, कोई मुश्किल तो नहीं है सर, बिल्कुल आसान है हमारे लिए, बिल्कुल आसान, कोई मुश्किल नहीं है सर। लेकिन जब टनल के बीच में आप उसको काटते हैं तो उसका डर तो नहीं लग रहा? नहीं सर, ऐसा नहीं है, कोई डर नहीं। भारत की सबसे लंबी टनल
कश्मीर के यहाँ के वर्कर ही बनाने वाले हैं। कंपनी का कहना है कि 90% जो वर्कर हैं वो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और 60% जो इंजीनियरिंग है वो भी यहीं के लोकल हैं। और कैसे इन लोगों ने सीखा कि जिस तरह पिछले 20 साल से जम्मू कश्मीर में कंस्ट्रक्शन का बूम था, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट्स हो, रेल प्रोजेक्ट हो, टनलिंग हो, इसमें इन सबों ने ये सीखा है कि किस तरह से इन बड़े प्रोजेक्टों पे काम किया जाए। और इसीलिए आज 90% जो वर्कफोर्स है, जो मुल्क की सबसे लंबी टनल बन रही है, उस पर वही काम कर रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। सरताज अनंतनाग के हैं, वो सुरंग में पाइपिंग सिस्टम लगा रहे हैं। सरताज ऐसी कई परियोजनाओं में पहले काम कर चुके हैं। आखिर उन्हें राज्य में रेलवे, सड़क और बिजली परियोजनाओं में काम करने का 20 साल का तजुर्बा है। हम टनलिंग में सर एक्सपोर्ट है सर। पाइपलाइन का जो मोटर्स का वगैरह कैंप का भी है सर। जी सर। तो कितने प्रोजेक्टों में काम किया अभी? मेरा सर चौथा सर प्रोजेक्ट है सर। इस परियोजना में काम करने वाले 200 इंजीनियरों में से भी आधे से ज्यादा राज्य के ही हैं। मिराजुद्दीन जियोलॉजी के विशेषज्ञ हैं और वो सामने आने वाली चुनौतियों का जिक्र करते हैं। We will encounter 3 formations. One is यहाँ पर 3 जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं। फिलहाल हम जोजिला फॉर्मेशन में हैं, जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। So, but Zojila formation it will be challenging. परियोजना वक्त से पहले पूरी करने की दौड़ जारी है और इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर स्थानीय लोगों की तारीफ करना नहीं भूलते। I am totally banking upon them. मैं पूरी तरह उन पर निर्भर हूं। वो मेरे लिए इतना काम कर रहे हैं कि कई बार मेरी उम्मीदों से भी आगे बढ़ जाते हैं। अगर मुझे लगता है कि आज 6 मीटर सुरंग मुमकिन है, तो अगले दिन वो बताते हैं कि 7 मीटर तैयार हो गई है। They said, "Sir, we have done 7 meters." इन स्थानीय कर्मियों ने ही कश्मीर की सख्त सर्दियों के दौरान भी काम की रफ्तार धीमी नहीं होने दी। इसी वजह से मुमकिन है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग वक्त से पहले तैयार हो जाए। जोजिला से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। शत्रुघ्न सिन्हा का अंदाज आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लोकसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा अलग अंदाज में नजर आए। बुधवार को वो आसनसोल में आयोजित एक आदिवासी समाज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। साथ ही आदिवासी समाज के लोगों के साथ वो कार्यक्रम में नाचते गाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वो हमेशा ही प्रदेश के लोगों के साथ हैं।